बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। शेख वक्कास अकरम साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज की जो नशिस्त है, आज का जो इंटरव्यू है, इसमें हम पाकिस्तान का जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है उस पर बात करेंगे। शेख वक्कास अकरम वट ही वेंट थ्रू। पाकिस्तान इस वक्त एक मखसूस सियासी हालात से गुजर रहा है। मुख्तलिफ सियासी जमातें, उनके दरमियान जो कशमकश है और इससे बाहर कैसे निकलना है, इन तमाम मामलात के ऊपर बात करेंगे। शेख साहब को मैं जानता हूँ 2004 से, जिस वक्त ये पहली मरतबा मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए और उसके बाद इनका पॉलिटिकल करियर। शेख साहब, आप तकरीरें करते हैं, आप बड़े माशाल्लाह ज़बरदस्त ख़तीब हैं, आप माइक तोड़ देते हैं, आप जज्बाती होते हैं, जज्बाती होकर बड़ी गुफ्तगू करते हैं, उसमें रब्त भी होता है। लेकिन जो तकरीबन 3-4 महीने से मैंने आपकी गुफ्तगू देखी है, आपके लहजे में बड़ी तलखी है, बड़ी तुरशी है और वो जो जज्बातियत है वो भी नेक्स्ट लेवल की है। वजह देखिए ईसा भाई, ऑब्वियसली जिस वकास अकरम को आप 2002 की असम्बली से जानते हैं, बहुत अरसा गुज़र गया। बहुत से नशेब व फराज सियासत की अप्स एंड डाउन्स, मुल्की हालात गुज़रे, असम्बलियाँ गुज़री 1, 2, 3, कई इलेक्शन एक मुझे छोड़ना भी पड़ा बीच में से। आपको याद है, मेरी जगह मेरे वालिद ने कंटेस्ट किया और उसके बाद फिर हम इस असम्बली तक पहुंच गए। मगर वो सारी स्ट्रगल और वो सारा सफ़र एक तरफ और इस असम्बली का इलेक्शन लड़ के यहाँ पे पहुंचना ये एक तरफ। मैं ये समझता हूँ कि जो सबक हमने इतने साल सियासत में सीखे वो सब एक तरफ, और जो सबक हमें पिछले 1-1.25 साल में सिखा दिए गए हैं वो सारे एक तरफ। अच्छा। और वो हालात और वो सबक जो हमने सीखे हैं पिछले 1-1.25 साल के अरसा के दौरान, उसने ऑब्वियसली तबीयत में, हालात में, सोच में, सब में तुरशी पैदा करती है। और कोशिश करते हैं, और मैं तो कोशिश करता हूँ कि वो जो है ना उसको कम से कम किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। और वो कुछ ऐसी तुरशियाँ और तलखियाँ हैं जो कि उन दोस्तों की तरफ से हैं जिनसे कभी ये तवक्को भी नहीं थी, और हम नहीं समझते थे कि चीज़ें इतनी दूर तक जाएंगी। और चंद सियासी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमारे चंद दोस्त हमारे साथ वो रवैया इख्तियार करेंगे जो किया गया। सो वो चीज़ें जो है वो फिर जब आप चीज़ें दबाने की कोशिश करते हो, जो ऑब्वियसली मैं दबाने की इसलिए कोशिश करता हूँ कि वो नफ़रत इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि कल वो हमारे थ्रू हमारे बच्चों में चली जाए और फिर हमारे बच्चे भी उन दोस्तों से जो है ना इस तरह ही रवैया रखें या उनके बारे में ऐसी सोच रखें जो कभी भी इस मुल्क के लिए ठीक नहीं। शेख साहब, हम जब नून लीग के, पीपल्स पार्टी के उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने ओनरशिप ली हुई है इस वक्त जो कुछ हो रहा है सियासी मंजरनामे पे, या कुछ सियासतदानों के लिए हालात मुश्किल हैं, FIRs हैं, ये सारी सूरत हाल है, वो ये कहते हैं कि ये मकाफात अमल है। वो ये कहते हैं कि देखें ना, रात को 12 बजे चांद रात पे फरियाल तालपुर भी तो अरेस्ट हुई थी, मरीम नवाज़ का भी तो दरवाज़ा टूटा था। जस्टिफिकेशन के तौर पे हमें ये बताते हैं, मीडिया पे पहले भी तो पाबंदियाँ थी, हो गया, इमरान खान के दौर में हो गया। तो ये जो जस्टिफिकेशन है कि आज जो हालात हैं और फिर कंपैरिजन है कि कोई कंपैरिजन नहीं है ईसा, कोई कंपैरिजन नहीं है। ये लेम जस्टिफिकेशन है, ये नॉनसेंस किस्म की बात है, ये लोग बार बार करते हैं। कंपैरिजन ही नहीं है। कितने लीडर, मरीम नवाज़, फरियाल तालपुर साहिबा, 2 और गिन लें, 4 और गिन लें, 5 गिन लें, 10 गिन लें, 15, 20, 50 गिन लें, मेरे भाई यहाँ पे जितने 95 के 95 MNA हमारे आए बैठे हैं। बाकी तो फॉर्म 47 वाले हैं ना जो हमारे इन्होंने छीन लिए, मगर जो हमारे आ गए हैं, डिक्लेयर हो गए हैं, उनमें से एक MNA के ऊपर 40+ पर्चे हैं। 55, 52, 41, 42। आप मुझे ये बताएं, आप पे कितने पर्चे हैं? तो काफ़ी कहने का मकसद ये है कि मुझे ये बताया जाए कि पीपल्स पार्टी और नून के लोगों की जो तादाद उस वक्त असम्बली में थी, अदर दैन लीडरान, उनमें से कितने लोगों के ऊपर 50-50 FIRs थी। बिलाल एजाज के ऊपर 52 FIRs हैं, अहमद चट्ठा के ऊपर 42 FIRs हैं, निसार जट के ऊपर दर्जनों FIRs हैं, हामिद रज़ा के ऊपर दर्जनों FIRs हैं, काकड़ साहब के ऊपर FIRs हैं, मेरे पे FIRs हैं। मैं आपको हमारे KP के जो लोग हैं, जो हालांकि अब तो उनकी गवर्नमेंट है, इसके बावजूद ऑब्वियसली एक सिस्टम चल रहा है, अदालतों में उनको जाना पड़ता है, उनके ऊपर FIR।
ये मुझे ज़रा अपने MN और हमारे MPs, हमारे कई MPs जो है वो भी दर्जनों से ऊपर एक एक MPA के ऊपर FIR हैं। ये कौन सी पार्टी के साथ ऐसा हुआ? मुझे एक पार्टी अपना नाम तो पता है, बड़े लीडर गिनते हैं, हम भी बड़े लीडर गिन देते हैं, हम खान साहब का नाम गिन देते हैं, बुशरा बीबी का नाम हम आपको बता देते हैं, शिबली का नाम आपको बता देते हैं, उमर अयूब का नाम बता देते हैं। ये तो उस वक्त पार्टी की टॉप की लीडरशिप थी ना, ठीक है। आप अपनी टॉप की लीडरशिप का नाम बताते हैं, वो हमारे कुछ उसमें भी हमारे कुछ लोग ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। मगर ये नीचे आ जाए ना, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के ऊपर, तहसील प्रेसिडेंट्स के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, यूनियन काउंसिल चेयरमैन के ऊपर, काउंसलर्स के ऊपर, सैकड़ों की तादाद में। ये कहाँ हुआ है? ये किसके साथ हुआ है? ये हमें टीवियों के ऊपर आते हैं, कोई 40 मिनट का प्रोग्राम करते हैं, बीच में 8 मिनट एंकर बोल लेता है, उसमें 2-5 लाइनें फेंकते हैं कि जी हमारे साथ भी ऐसे हुआ था। अगे कोई इन्होंने बह के समझाया ना, इन्होंने हिसाब किताब करे तो सानू दसना इन्होंने की हुआ सी। अगर इनके बड़े लीडरान के साथ हुआ तो हमारे भी बड़े लीडरान के साथ हुआ। मगर उसके बाद जो आपने इन जनरल पूरी तरीके इंसाफ के साथ कर दिया, किस मुंह से कहते हैं कंपैरिजन वाली बात करते हैं। घर वालों पे भी हुई FIRs? देखें जी, मेरे वालिद और वालदा के ऊपर FIR दी इन्होंने, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? और मैं आपको किसकी मिसाल दूँ? तो आप कहाँ गए? आप इस तमाम वक्त के दौरान 9 मई ऑनवर्ड्स इलेक्शन प्रोसेस के दौरान आप कहाँ थे? आप हल्के में थे? नहीं, मैं पंजाब में ही नहीं था। हल्का तो फिर इलेक्शन कैसे जीता? बस ये तो झंग की अवाम की मेहरबानी है, अल्लाह ताला का करम है। झंग की अवाम की मेहरबानी है कि उन्होंने इमरान खान के साथ किया हुआ वादा निभाया है। और हम तो कहते थे, देखें मेरे पास कोई तरीका नहीं था कि मैं झंग पहुंच सकता, मैं कैंपेन कर सकता। मुझे आप ये बताएं कि मेजॉरिटी MNAs जो मैं जानता हूं और मेजॉरिटी MPAs जिनको मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे वालिद भी MPA मुंतखब हो गए, वो अपने हलकों में ही नहीं थे। इसलिए नहीं कि बाय चॉइस, इसलिए कि जाने नहीं दिया गया। पुलिस जो थी वो जिन लोगों को ले गई थी, उनका आपने देखा कि उनके साथ क्या बेतौकीरी हुई और फिर उनके साथ क्या मामलात हुए। और फिर मुझे ये बताया जाए कि नून लीग के कितने MNAs MPAs जो थे उनको उनके हलकों में जाने से रोका गया। पीपल्स पार्टी के कितने MNAs और MPAs थे जिनके हलकों में जाने से रोका गया। ड्रामा करते हैं बैठ के। ये तो अल्लाह ताला का ख़ास करम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे और उसकी लीडरशिप पे कि इस मुल्क में नई मिसालें कायम हुई। और मिसालें क्या हैं कि आप अपने हलकों में मौजूद भी नहीं थे और अवाम ने आपका मुकदमा लड़ा, अवाम ने इमरान खान का मुकदमा लड़ा। इमरान खान की जो आवाज़ थी उस पर लब्बैक कहा, वो जेल से आ रही थी फिर भी लब्बैक कह रहे थे। मुझे बताएं, इनमें से किसी लीडर का मुंह है कि उसकी पार्टी के लोग जो हैं वो बग़ैर वोट मांगे, बग़ैर कैंपेन के बन जाए? यहाँ तो ये जलसे कर कर मर जाते हैं और इनकी सीटें नहीं निकलती। अभी जो ज़िमनी अब इन्होंने करवाए हैं उसमें हुकूमत के होते हुए किस बेशर्मी के साथ इन्होंने इन ज़िमनी इलेक्शनों के अंदर धांधली की है, आपने देखा? अच्छा शेख साहब, मैं कुछ थोड़ा बहुत आपके हलके को जानता हूँ, साउथ पंजाब काफ़ी जानते हैं आप। बहुत जानता हूँ। अजान हो जाए, अजान के बाद हम जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। तो शेख साहब, मैं आपके हलके को थोड़ा बहुत जानता हूँ। साउथ पंजाब के बहुत सारे हलके हैं जिनको मैं फिंगर टिप्स के ऊपर कम अज़ कम इस हद तक ज़रूर जानता हूँ कि वहाँ पर पॉलिटिक्स सियासी जमात की मोहताज नहीं है और इलेक्शन जो है वो इनफरादी तौर पर आपका सियासी खानवादा क्या है, आपका बैकग्राउंड, आपकी हिस्ट्री उस हलके में क्या है, उस बुनियाद पे होती है। तो ये 8 फरवरी में आप समझते हैं जो 8 फरवरी का इलेक्शन है और जो गुज़श्ता 2 साल की पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, उन्होंने बहुत सारी जगहों पर इलेक्टेबल्स का रोल ख़त्म कर दिया, देखें, या कम कर दिया? कम कर दिया, बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्टेबल वाली तो बात ही नहीं रहेगी। कोई ऐसा इलेक्टेबल मैंने नहीं देखा, मेरे इल्म में नहीं है कि जिसने पार्टी को इसलिए हरा दिया हो तहरीक इंसाफ को क्योंकि वो इलेक्टेबल था। हमें तो उन्होंने ही हराया जिनको जो जाली फॉर्म 47 के साथ वहाँ बैठे हैं। जितने मर्जी बड़े सूरमा थे, अवाम ने उनको उठा के बाहर फेंका है। हाँ, इसमें ये हुआ है कि हमारे पास जो नए और पुराने इलेक्टेबल्स थे उनके वो भी तहरीक इंसाफ के बग़ैर जीतना उनके लिए मुमकिन नहीं था। तो उसमें हुआ ये कि जब उनके अपने ग्रुप्स का और तहरीक इंसाफ का वोट ऐड हुआ तो फिर लीड्स जो है वो लाखों में चली गई। मगर अगर वो अकेले उस पर लड़ते तो शायद वो जो है हुकूमती निगरान हुकूमती फस्तायत का मुकाबला ना कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इलेक्टेबल वाली गेम्स थी ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच चुकी हैं।
इस इलेक्शन में अगर कोई चीज़ बकाया रह गई है तो अगले इलेक्शन में वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अगले इलेक्शन तक आप समझते हैं कि ख़ास तौर पे जो साउथ पंजाब की कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर हम ये कहते थे कि सर आप पार्टी जोर पॉकेट नहीं है। वॉकेट्स तो अब आप देखें ना, वो कहते थे गुजरांवाला नून लीग का पॉकेट है, क्या हुआ आप देखें गुजरांवाला के अंदर। गुजरांवाला के अंदर वो हमारे 0 बंदे निकलते थे, और इस दफ़ा हमने कितनी सीटें निकाली हैं गुजरांवाला और गुजरात के उन इलाकों के अंदर। फैसलाबाद के अंदर कुछ सीटें ऐसी थीं जिन्हें वो अपना राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली, इन सब की आप देख लें कि इनके साथ क्या हशर किया वहाँ हमने, और हमारे उम्मीदवार कितनी लीड से इनको हरा के आए। सो और आगे आप साउथ में चले जाएं, ये तो सेंट्रल पंजाब की मैं आपसे बात कर रहा था, आगे आप साउथ में भी चले जाएं तो ये ट्रेंड जो है ये डिक्लाइन पे है, और आई थिंक अगला इलेक्शन आखिरी इलेक्शन होगा। तो आपका जो सियासी सफ़र है तहरीक इंसाफ के साथ वो बड़ा दिलचस्प है। आपने ज्वाइन किया जब लोग छोड़ना शुरू हो चुके थे। हाँ, आप उस वक्त गए जिस वक्त ज़मान पार्क में कहानी शुरू हो चुकी थी। वो रमज़ान का वक्त आ गया था, वो इफ्तारियाँ चल रही थी, जब जमान कैंप पार्क लग गए में थे, पहरे देने पड़ रहे थे। पहरे देने पड़ रहे थे। जब लोग छोड़ रहे थे आपने अपना रुख पहले तो बताएं तहरीक इंसाफ की तरफ किया क्यों, वाई? देखिए, मैं पिछला सारा अरसा 4-1 साल का मैं आज़ाद सियासत कर रहा था। मेरी फ़ैमिली ने मुस्लिम लीग नून छोड़ दी थी जिस वक़्त दोनों भाई वज़ीर आज़म और वज़ीर आला थे, नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब। मैं कभी नून लीग के टिकट पे इलेक्ट होके MNA नहीं बना, ना मैंने इलेक्शन लड़ा नून लीग के टिकट के ऊपर। फैमिली जब शामिल हुई, और ऑब्वियसली इस मुल्क में जब फैमिली शामिल होती है तो वो सारे ही शामिल हो जाते हैं फिर, तो हम भी साथ थे, मगर इलेक्शन मैंने नहीं लड़ा था। उनके कुछ मामलात ऐसे थे, मेरे वालिद पुराने ख्यालात के मालिक थे, बुज़ुर्ग है, और उनकी एक मुस्लिम लीग के साथ वो रही एफिलिएशंस, मगर इस दफ़ा जब वो MNA बने तो जो मामलात, जो रवैये, डिक्टेटोरियल एटीट्यूड्स और वो चीज़ें जब सामने आईं, और फिर मेरा भी उनके साथ कोई वो नहीं हो रहा था, तो हमने फिर गवर्नमेंट ख़त्म होने से साल पहले ही मुलाकात करके चीफ मिनिस्टर पंजाब से जो आजकल वज़ीर आज़म हैं उनको कह दिया था कि हम भरा मिला छोड़ के जा रहे हैं। असम्बलियाँ ख़त्म होने पे तो कमज़ोर लोग छोड़ते हैं, और रिवायत रही है असम्बली ख़त्म हुई लोग इंतज़ार करते हैं जब तक हुकूमत है तब तक साथ रहो, उसके बाद चले जाएंगे। तो हमने इनको बहुत पहले ही ये अल्फाज कहे थे, मेरे अल्फाज थे मियाँ शहबाज शरीफ को, कि मियाँ साहब औखे वेले नहीं तुहानू सौखे वेले छड़ के जा रहे हैं, अच्छा, भरिया मेला छोड़ के जा रहे हैं, थोड़ा एक भाई वज़ीर आज़म और तुसी वज़ीर आला हो, सो गुड बाय। लंबी मीटिंग थी, 1-2-2.5 घंटे की। तो साद उसके रफ़ीक भी उस बाद मीटिंग में शामिल था। उसके बाद लोग धड़ाधड़ तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे नहीं, थे, उस मैंने- वक्त नहीं हाँ, किया, मैं जब आपको गवर्नमेंट आ गई उसके बाद मैं नहीं मैं मैं किया। आपको बताता हूँ। हाँ, उसके बाद इलेक्शन आ गया, मैंने इस इलेक्शन आज़ाद कंटेस्ट किया। मुझे बहुत से लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अप्रोच किया, मगर मैं सिर्फ मेरा नुक्ता यही था, एक ही था, कि मैं ये किसी को नहीं कहना चाहता कि मैंने एक पार्टी जंप की है दूसरी पार्टी ज्वाइन में कर। शामिल होने के लिए। अच्छा, अब हमारी ईसा मियाँ उम्र ये नहीं रह गई, हम काफ़ी कुछ देख आए हैं, कुछ समझ चुके हैं, और अब जो काम किया जाता है वो इज़्ज़त के लिए किया जाता है, कोशिश की जाती है। हम ये क्लेम तो करते हैं सियासतदान हमेशा कि जी हम इज़्ज़त के लिए सियासत करते हैं, बट इंज होता नहीं जी। तो मेरे ख्याल में दिस वाज अबाउट टाइम के लोग इक़्तिदार के लिए सियासत करते हैं, लोग चौधराहट के लिए सियासत करते हैं, लोग अपनी बारी के लिए सियासत करते हैं, लोग अपने बिजनेस के लिए सियासत करते हैं, लोग अपनी रिश्तेदारियों के लिए सियासत करते हैं, कहते हैं हम इज़्ज़त के लिए कर रहे हैं। तो मैंने यही मुनासिब समझा कि इज़्ज़त इसी में है कि हम ये इलेक्शन आज़ाद लड़ें, और हर उस पार्टी से लड़ें जो इस मुल्क में मौजूद है। तो मेरे ख़िलाफ़ PTI ने भी लड़ा, मेरे ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट भी था, मेरे पास ख़िलाफ़ नून लीग का कैंडिडेट भी था, मैं इंडिपेंडेंट था। मैं वो इलेक्शन जीत तो नहीं सका, तहरीक इंसाफ मुझसे सबकत ले गई, मगर मैंने इन सब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा, और आई टुक साइजेबल 68 से 70 हज़ार के करीब वोट मैंने उस वक्त बैक किया था एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और उसके बाद हारने के बाद भी आई डिड नॉट जॉइन एनी पार्टी। मैं TV पे भी आता रहा, मैं अपने हलके में भी, अपनी अखबार में, तहरीरों में भी मैं बिल्कुल आज़ाद हैसियत से, एंड आई एन्जॉयड दैट टाइम, यू नो, कि आप गलत को गलत कह सकते हो आज़ादी से। नहीं तो 2022 हुआ, इमरान खान को कुर्सी से उतार दिया गया, इमरान खान ने कैंपेन शुरू की, 25 मई हुआ, FIRs हुई, पाकिस्तान एक ख़ास
पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजरा, लग रहा था इमरान खान का पॉलिटिकल राइज है, लेकिन इशारे ये बता रहे थे इस्टेब्लिशमेंट का रुख, मीडिया का रुख, पाकिस्तान के पावरफुल सर्कल्स का रुख ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ टू बी डेसिमेटेड, क्रश्ड। देखें जिस वक्त पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन लेकिन हुए, आप आकर एक ऐसे वक्त में जब तहरीक इंसाफ से परिंदे उड़ाए जा रहे हैं, आप आकर किस तारीख को ज्वाइन करते हैं? फरवरी की, गालिबन फरवरी का महीना था 2023, फरवरी का महीना नहीं, मार्च, अप्रैल 8 मार्च के भी बाद, 8 मार्च को ज़िले शाहवाला और वो सारा इंसिडेंट हुआ था ना, उसके बाद आपने अप्रैल में ज्वाइन किया। तो अप्रैल में ज्वाइन किया, उसके फ़ौरन बाद 9 मई हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ थोड़ी सी। मैं उससे कुछ 8 महीना पहले ही जो मेरी लाइकिंग थी फॉर तहरीक इंसाफ वो खुल के सामने आ गई थी। और पंजाब में जो ज़िमनी इलेक्शन हुए, उस ज़िमनी इलेक्शंस में मैंने जमात में शामिल हुए बग़ैर, मुझे कहा जा रहा था कि आप शामिल हो जाएं इलेक्शन में और हम आपका ऐलान, मैं नहीं, मैं शामिल नहीं होऊंगा, मैं इमरान खान साहब की पार्टी को हेल्प करूंगा, खान साहब को हेल्प करूंगा। जून वाले ज़िमनी इलेक्शन हाँ, खान साहब से मेरी बात हुई, जो बेसिकली टर्न कोर्ट्स वाला इलेक्शन हुआ था। हाँ, मेरी खान साहब से बात हुई। खान साहब ने मुझे कहा कि विकास तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, टेलीफोन आया, मैंने कहा सर मैं आई विल डेफिनेटली हेल्प पीटीआई। और बग़ैर पीटीआई में शामिल हुए मैंने उस वक़्त हुकूमत वक्त की मुखालफत भी की और खुल के इमरान खान साहब के उम्मीदवारों की झंग में कैंपेन की, सपोर्ट की, और झंग जलसा हुआ, मैं खान साहब के साथ जलसे में शामिल हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे झंग के दोनों एमपीएस की जो लीड थी उस वक़्त भी पंजाब की टॉप की लीड थी उन सारे ज़िमनी इलेक्शनों में जो उस वक़्त हुए थे। सही, दोनों सीटें हम जीत गए डिस्ट्रिक्ट की, और बड़ी साइजेबल बल्कि टॉप की लीड्स थी, वो हम जीते। तो मैंने हेल्प करना शुरू कर दिया था। उसके बाद भी टीवी पे भी आप देख लें तो मैं इंडिपेंडेंट तो था, मगर उसके बावजूद मैं पीटीआई का जो स्टांस था मैं उसको प्रमोट करता रहा। और फिर जब मैंने देखा कि अब मुसीबत बहुत बढ़ गई है और खान साहब को दोस्तों की ज़रूरत है, तो दोस्त मुझे कहते रहे कि शामिल हो जाओ, मैंने कहा नहीं यार, मैं हेल्प जो कर रहा हूँ। तो जब मैंने देखा कि अब मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, अब खान साहब को हकीकतन दोस्त चाहिए जो साथ खड़े हों, दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि जी अब मैं शामिल होऊंगा। बिल्कुल, अब पार्टी को भी ज़रूरत है। आपके शामिल होने के 25-30 दिन के अंदर तहरीक इंसाफ एक ऐसी सूरत हाल से गुजरी जिसके बाद अनफॉर्चुनेटली, जिसके बाद जहांगीर तरीन का सियासी घोंसला बनाया गया, एक सियासी घोंसला आबाद किया गया परवेज़ खटक का, और तहरीक इंसाफ से परिंदों को कहा कि उठो जाओ उस शाख पे बैठो तो आपके लिए जाए अमान है। हम भी पैगाम आए थे, तो काफ़ी दोस्तों ने अप्रोच किया। एक ऐसा हल्का जिसमें पॉलिटिक्स जो है वो शख्सियत के ऊपर, उस वक्त तो 8 फरवरी का इलेक्शन नहीं हुआ था ना, उस वक्त तो हमें नहीं पता था कि 8 फरवरी पे क्या कहेगी। आई एग्री। तो व्हाट वाज द रीज़न कि एक ऐसे वक्त में कहा गया होगा ना, किसी ने कहा होगा, हाँ दोस्तों ने कहा, दोस्तों के दोस्तों ने या किसी और, देखें ये तो प्रेशर भी आया होगा जो पाकिस्तान में हो, प्रेशर ही होता है जी, और कोई FIRs भी हुई, फैमिली बिजनेसेस को भी कुछ किया गया, तबाह कर दिए गए, ख़त्म कर दिए गए, तबाह कर दिए गए। तो क्यों नहीं छोड़ी? वाई? देखें हम झंग वालों की तबीयत जहाँ आप हल्का समझते हैं, हमारी तबीयत भी समझते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे बेसिक ट्रेनिंग जो मेरे वालिद और वालदा की थी वो ये नहीं थी कि हालात से भाग जाना और डर के कोई चीज़ छोड़ते नहीं। अपनी मौज में, मस्ती में, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी छोड़ दो, कुछ भी कर लो, बट कोई आदमी आपसे ज़बरदस्ती कराने की कोशिश करे, कोई हुकूमत आपसे कोई ज़बरदस्ती फ़ैसला करने की कोशिश करे, इसको तो हम बड़ी इंसल्ट समझते हैं कि हम सिर्फ आपको इसलिए ज्वाइन कर लें क्योंकि आपने हमारा कारोबार बंद कर दिया है। व्हाट नॉनसेंस। तो फिर कल आपकी चॉइस तब्दील हो जाएगी, कल फिर आप हमें कान से पकड़ के किसी और पार्टी में शामिल करा देंगे, कल फिर आपकी चॉइस। तो फिर हम सिर्फ इस कारोबार को बचाते बचाते हम अपनी इज़्ज़त जो है वो उठा के मतलब बाहर चौक पे रख दें और उसके बाद ऐसे करते रहें। तो ये माजी में होता भी रहा है, माजी में पार्टियां तब्दील होती भी रही हैं, माजी में हमारी फैमिली में भी लोगों ने पार्टियां स्विच की हैं। ऐसी कोई, ये हर पंजाब के हर ख़ानदान और हर घर की कहानी है, इसमें किसी को न छुपाना चाहिए और न शर्मिंदा होना चाहिए। ये एक नॉर्म था उस ज़माने में, जो है पार्टियां तब्दील करना बुरा नहीं समझा जाता था, जो हकीकतन बुरी बात थी, और लोग हमेशा वही प्रिवेल करते हैं जो अपनी पार्टियों के साथ खड़े रहते हैं।
तो शाह जी बात यह है कि दिल नहीं माना, हम इसको अपनी बड़ी बेइज्जती समझते थे। नुकसान कबूल करना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर था, ना कि हम डर के चले जाते। मतलब हम अपने साथ कैसे, अपनी ज़ात के साथ कैसे सारी ज़िंदगी कंफर्टेबल रहते कि वो यार तेनों किसी ने लितर मार के तेरे तो पार्टी चेंज करा ली। कोई तरीका का अब आपका क्लेम है 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ कि आपकी 80 नशस्तें जो हैं वो फॉर्म 47 की नज़र हो गई खाली। आवाज़ें आ रही हैं नून लीग के अंदर से, कभी हम सुनते हैं मशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं कि ये जाली मैंडेट के साथ बैठे हुए हैं, अपनी ही पार्टी को कहते हैं। है बैठे भी हुए, कोई शक है इसमें? काकड़ साहब ने फॉर्म 47 का ताना दे दिया। अनवारुल हक काकड़ निगरान सर वज़ीर आज़म। ताना तो आप ईसा मियाँ देखें, ताना तो ना, ये तो कन्फेशन था। हाँ। इस कन्फेशन पे तो किसी ना किसी चीफ जस्टिस को सुओ मोटो ले लेना चाहिए था। इट वाज अ कन्फेशन। आप अपने शरीकों को और अजीज़ों को ताने दे रहे हैं कि वो ज़्यादा चौड़े होने की लोड़ नहीं है, मैनू पता है, मैं तोड़े फॉर्म 47 किस तरीके नाल। आप थे ना वज़ीर आज़म, उस वक़्त की एडमिनिस्ट्रेशन आपके नीचे थी, पुलिस आपके नीचे थी, इदारे आपके नीचे थे, आप ही कर रहे थे। और आपकी बयानात भी हमें याद है, जिस तरह आप उछल उछल के बयानात उस वक़्त दे रहे थे, जो आपकी गुफ्तगू थी काकड़ साहब की। तो काकड़ का तो कन्फेशन है, इसको तो इस पे तो वो करके ना सुओ मोटो लेके हमारा तो केस ही ख़त्म कर दिया इसने उस दिन। जो हम कह रहे थे वो बात सच साबित हुई, वो मान गया कि ये बेईमानी इसने करवाई है। और किसके लिए करवाई है भाई? आप मुंह नहीं दिखा सकोगे। अगर मैंने फॉर्म 47 की कहानी बता दी तो क्या तुम मुंह दिखा सकते हो फॉर्म 47 की कहानी के साथ? नून लीग वाले नहीं दिखा सकते, तुम दिखा सकते हो। तुम सारे ही किसी को मुंह नहीं दिखा सकते हो, इसलिए कि तुम लोग चोरी के वोटों के ऊपर जाली मैंडेट के साथ, जाली फॉर्म 47 के साथ आए बैठे हो। बस तुम इंतज़ार करो कि ये कौम और यही दोस्त जिनके सर पे तुम उछल रहे हो, कल ये भी किसी के साईं नहीं बनते होते। इमरान खान जेल से बाहर आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? इमरान खान ने क्या किया? क्या किया इमरान खान ने? इमरान खान की बेगम ने क्या किया? 200 मुकदमा। हाँ, तो आ जाएंगे। ये नवाज़ शरीफ को इसी मुल्क में 23 साल की सज़ा नहीं थी हुई, इधर मरीम नवाज़ को 7 साल की सज़ा नहीं थी हुई। की होया? कितने गई यार चीज़? फुर फर हो गई। उत्ते उन्होंने उत्ते असली मुकदमे सन जेडे फुर फर हो गए। इतने तो सारे जाली मुकदमे ने। एक जिस दिन जज ने ये नियत कर ली कि हमने रूल ऑफ लॉ के लिए, इस मुल्क में आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसले करने हैं, किसी दिन कोई एक सुर नाल कोई बंदे का बच्चा बह गया तो खान आधे घंटे में बाहर होगा। क्यों नहीं होगा? क्या किया उसने? यार वो लोग, मतलब इद्दत की वो केस के ऊपर आपने खातून को जेल भेज दिया। क्या करते हैं आप? ये क्या कोई मतलब है कि कोई क्या? मैं इस पे तो मेरे अल्फाज सख्त होंगे और मुनासिब नहीं। इमरान खान ने जेल में बात करते हुए जो जर्नलिस्ट के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, कमरा अदालत वहाँ पर बना हुआ है, उधर उन्होंने प्रेडिक्शन की कि अगस्त सितंबर में बाहर आऊँगा, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला इफ़ खान कम्स आउट, आपको लगता है कि हुकूमत कंफर्टेबली चल सकेगी? ये हुकूमत तो अब भी कंफर्टेबली नहीं चल सकती। अच्छा, 2 इजलास हुए हैं, इजलास चल सकता है इनसे? क्या कॉन्फिडेंस है फॉरेन इन्वेस्टर का? आप मुझे ये बताएं, क्या कॉन्फिडेंस है जहाँ पे उनको पता है कि जिस वज़ीर आज़म से हम बात कर रहे हैं ये चोरी के मैंडेट पे आया? पता है बाहर वालों को, पूरी रिसर्च करके आते हैं जब आते हैं यहाँ पे। जब उनको पता है कि इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, उनको पता है कि एक सूबे की पुलिस जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा को टो करने के लिए दूसरी पार्टी के ऊपर जो है वो मजालिम ढा रही है। ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ एज़ फार एज़ पॉलिटिकल वर्कर्स ऑफ PTI इज़ कंसर्न, वो अपने पीक के ऊपर है। बाहर वालों को नहीं पता है। जितने बार पहले आपने मतलब आपने अपने दौर में काम शुरू किए थे, उनके स्कैंडल्स एक से एक स्कैंडल है जो पड़ा है। कौन सा कॉन्फिडेंस जी, कौन सा खाता? ये बिल्कुल फारिग लोग हैं। हुकूमत तो अभी भी इनसे नहीं चल रही है। मुझे बताया ना, जब से आए हैं कहानियाँ सुन रही है ना आप, इन्ने बिलियन डॉलर आ रहे थे, इन्ने बिलियन डॉलर आ रहे थे, आ जाए तो कड्डो ना, लियाओ ना, केड़ी खोडे च रखे इन्ने पैसे बिलियन डॉलर जेडे ने, लियाओ तो चलाओ। पिन के ही लेना है ना अपना ईसा मियाँ, पिन के ही लेना है ना। अच्छा, शुनीद है कि 2 दिन के बाद लाहौर में एक इजलास होने जा रहा है और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की जो बॉडी है वो बैठेगी और एक करारदाद आएगी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उनको सदर बना दिया जाएगा मुस्लिम लीग नवाज़ का। ख्वाजा साद रफ़ीक जो है वो जनरल सेक्रेटरी बन जाएंगे। पार्टी
जो नून लीग की है उसकी पॉलिटिक्स एक तो कहाँ खड़ी है इस वक्त, ये बताएं आपके नज़र में। दूसरा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और नून लीग कह रही है कि अब हम दोबारा एंटी इस्टेब्लिशमेंट, सिविल बालादस्ती, आइन की सरबुलंदी, कानून की अमलदारी, अच्छा, जमहूरी अकदार के मेरा मुताबिक। ख्याल है जे अवाम और इदारे दोनों चबल समझ देने। देखें मेरी बात सुने, ये आप क्या समझते हैं कि एक जेब में भाई और बेटी वज़ीर आला और वज़ीर आज़म होंगे और आप तमाम पर्क्स एंड तमाम एक्सेस जो है गवर्नमेंट भी वो एंजॉय कर रहे होंगे, तमाम प्रोटेक्शन एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है जी। ऑब्वियसली आपकी बेटी या आपका भाई वज़ीर आज़म वज़ीर आला है तो सब कुछ आप ही हैं ना। आप रूलिंग पार्टी के हेड बन जाएंगे। अगर आप सदर बन जाते हैं तो आप रूलिंग पार्टी के हेड बन जाएंगे। तो रूलिंग पार्टी के हेड एहतजाज किसके ख़िलाफ़ करेंगे? अपने भाई के ख़िलाफ़ या अपनी बेटी के ख़िलाफ़? इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तो नहीं कर सकते ना, इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ किस मुंह से करेंगे? आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप दोनों सीटें हार गए थे, आप फिर भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। उनके साथ लड़ेंगे कि मुझे जितवा तुमने क्यों दिया? इसलिए लड़ाई करेंगे? या इसलिए लड़ाई करेंगे कि हार तो गया था साथ रफ़ीक, इसको जितवाया क्यों नहीं भाई तुमने? बाकी जो इतने 47 वाले संत इन्हों भी एक दे छड़ना सी फॉर्म 47। या इसलिए करेंगे कि राना सनाउल्लाह को भी आपने फॉर्म 47 दे देना था एक अपनी मर्जी का, इसलिए लड़ाई करेंगे? अपने भाई से लड़ाई करेंगे कि महंगाई क्यों हो रही है, या जो मैल एडमिनिस्ट्रेशन है और मिसमैनेजमेंट है पंजाब में उसके लिए अपनी बेटी से लड़ाई करेंगे? किससे लड़ाई को? क्या कहानी है ईसा मियाँ? ऐसे नहीं चलता। तो मियाँ साहब लोग पागल नहीं है। देखें हमारी गैर मौजूदगी में हमारे इलेक्शन जीतने का मतलब क्या है? हाइट ऑफ अवेयरनेस है, नज़रिए की जंग है, लोग इस नहज पे पहुंच गए, तो वहाँ आप लोगों को पागल बना के चल सकते हैं। ऐसे नहीं होना। या तो देखो मेरी गल सुनो, या तो देखो, या तो छड़ दो हुकूमत, छड़ दो और फिर सच जो है ना मन लो कौम के सामने कि तुसी ये डकैती दे विच तुहाडा कितना हिस्सा है। माल मसरूका तो तुहाडे कोल ही बरामद होना है ना, ठीक है जी, मान लें आप पहले। उसके बाद फिर छितर खाएं अपने हिस्से के जिनसे भी खाने हैं। तो उस तो बाद फिर तुसी उन्हां दे खिलाफ बोलते भी चंगे लगोगे। हुण किवें मतलब है कि किस तरीके से नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स का रिवाइवल गैर मुमकिन है? सर रिवाइवल, आप अपनी दोनों सीटें हार जाते हैं, मनसेरे से भी लाहौर से भी, फिर आप क्या रिवाइवल होता है? दोबारा वोट को इज्जत दो नहीं चलेगा? सर वोट को इज्जत दो का नारा तो अब इन्होंने खुद जो है वो दफना दिया ना जी। वोट को इज्जत दो वाली बात तो ख़त्म कर दी। ये जिस तरीके से आए ये वोट को इज्जत दे के आए। ये जो अभी ज़िमनी इलेक्शन, छोड़ो जी बाकी गल्लां छड्ड दो, जनरल इलेक्शन नहीं, ज़िमनी इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर साहबा के सूबे के अंदर जो सब कुछ हुआ है, ये वोट को इज्जत दी गई है। वोटर ਨੂੰ खले मार मार के तुसी पुट्ठा कर दिता है, सिर पाड़ छड़े लोगों के, तुसी बंदियां दे लत्तां भंन छड़ियां, तुसी पुलिस ने कुट कुट के नास मार दिया। एक MP के हल्के में 8-8 हज़ार की पुलिस डिप्यूट की है। आरओज़ ने बिल्कुल बेशर्मी के साथ जवाब दे दिया कि हमने फॉर्म 47 देने नहीं, जाओ करा लो जो तुमने करना है। ये वोट को इज्जत दे रहे थे? वोट को इज्जत देना तो दूर की बात है, ये तो वोटर को, अवाम को इज्जत देना नहीं जानते ना। वोट को इज्जत क्या देनी? जस्ट मार्केटिंग स्टंट था, पॉलिटिकल एक स्केट था उस वक़्त हमदर्दी हासिल करने के लिए, जिसकी बुनियाद पे हमदर्दी हासिल हुई भी सही, मगर उसके बाद जब इनके अपने नेफेरियस डिज़ाइंस जो है वो बेनकाब हो गए और लोगों के सामने आ गए, पीपल डम्प्ड देम, पीपल रिजेक्टेड देम। तो मियाँ साहब जो हैं वो इस वक्त हमें तो लग रहा है, नज़र आ रहा है कि तको-दो कर रहे हैं कि जो अपनी सियासी वरासत है उसको मुंतकिल करें, उसका इंतकाल हो मरीम नवाज़ के मरीम नवाज़ को दे दिया जाए। मरीम नवाज़ चीफ मिनिस्टर पंजाब है। अभी तक जो पिछले 1.5-2 महीने में, 3 महीने में वो चावलों की देग होती है, आप एक चम्मच मुझे तो ये लग रहा है, देखें जी, क्योंकि पता चल जाता है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ को वहाँ से लाया गया ये कह के जी कि आपकी हम शक्ल दिखाएंगे आपसे। मियाँ नवाज शरीफ को यहाँ लाने से 3 महीने पहले कैंपेन चली हुई थी ना, रोज़ डेट दे रहे थे नून लीग वाले, मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब कैंपेन लीड करेंगे। मियाँ साहब आगे जनाब, कैंपेन लीड भी हो गई, मियाँ साहब के वज़ीर आज़म के पोस्टर भी छप गए, इश्तिहार भी लग गए, इलेक्शन वाले दिन भी लग गए, सारा कुछ हो गया। तो मियाँ साहब फारिग भी हो गए। मियाँ साहब के भाई वज़ीर आज़म की कुर्सी के ऊपर विराजमान हो गए, छोटे भाई जो कहते थे कि लीडर के बगैर मैं चलूँगा ही नहीं। और मियाँ साहब शायद इसलिए खामोश हो गए क्योंकि बेटी वज़ीर आला बन रही थी, तो उन्होंने शायद लड़ाई डालना मुनासिब नहीं समझा, डिच होना मुनासिब समझा, डंप होना मुनासिब समझा, मगर लड़ाई डालना मुनासिब नहीं समझा।
अब बंदा अपनी तबीयत से तो मजबूर होता है ना। वो बेटी वज़ीर आला जब बन गई तो बेटी का पॉलिटिकल करियर तो लॉन्च हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि बंदे इंसान की ख्वाहिशों की कोई हद नहीं होती। ऑब्वियसली अब बेटी अगली प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदवार है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी मियाँ शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, तो अब कोई ना कोई महाज तो पार्टी ने एक अलहदा खड़ा करना है ना, जिसके लिए इस चीफ मिनिस्टर को अगली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर के लिए पुट किया जा सके। वो तो ये जस्टिफाई मेरे ख्याल में ये करते होंगे कि अगर बड़े भाई को हटा के छोटा भाई बैठ सकता है फाइनली तो फिर छोटा भाई अपनी बेटी को भी वज़ीर आज़म के लिए वो पुट कर। तो ये जो ख़ानदान की जो ये महल्लाती साजिशें और ये जो ख़ानदान की जो कॉन्स्पिरेसी सामने आ रही हैं, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। अवाम को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। अवाम हंसती है रोज़ ये कहानियाँ सुन के, पढ़ के अवाम हंसती है। सो अल्टीमेटली खान विल प्रिवेल। ये इसी में सही। अभी जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे आपसे बात करनी है, और एक नहीं एक से ज़्यादा नशिस्तें होंगी। हाँ होंगी सर, 10-15 दिन बाद, महीने बाद। इस नशिस्त में ज़रा फाइनली मुझे ये बता दें कि कहा जा रहा है कि इमरान खान सिद्ध के दिल से माफ़ी मांग लें तो बात हो सकती है, तहरीक इंसाफ सिद्ध के दिल से माफ़ी मांग ले। जैसे इमरान खान को आप जानते हैं, इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे? इमरान खान साहब किस से माफ़ी मांगे, पहले तो इसका तयन करें। ये किस लिए कहा जा गया है, किस से माफ़ी मांगे इमरान खान साहब, पहले तो ये बताएं आप। DJISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। हाँ, वो मुझे तो समझ नहीं आई उनकी बात की ना। उन्होंने कहा सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे, किस से माफ़ी मांगे? उन्होंने हाँ आगे एक जुमला उन्होंने कहा, शायद अगर आप मेरी तस्दीक कर दें, उन्होंने कहा कौम से माफ़ी मांगे, ये कहा उन्होंने। मुझे नहीं पता किससे कहा है। उन्होंने कहा कि मुझे तो समझ नहीं आई कि वो खान साहब की माफ़ी किससे मंगवाना चाह रहे हैं। खान साहब बड़े दिल के आदमी हैं। खान साहब ने अगर कोई गलत काम किया हो तो खान साहब पहले आदमी होंगे जो अपनी गलती कबूल करके माफ़ी मांग लेंगे। मगर क्योंकि इमरान खान ने कोई गलत काम नहीं किया है, तो इमरान खान मर जाएगा, माफ़ी नहीं मांगेगा किसी भी चीज़ की, क्योंकि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर गलत किया हो तो ज़रूर मांगनी चाहिए। अगर देखें ना, अगर मैंने कोई गलत काम किया, कोई कहता यार तुम माफ़ी मंगनी चाहिए, हाँ जी मैं गलत किया मंग लाँगा, वाई नॉट। बट अगर मैंने काम गलत किया ही नहीं है मेरे भाई, आप मेरे से किस बात की माफ़ी मंगवाना चाहते हैं? अगर आप उसकी इंटरप्रिटेशन ये करते हैं, अगर ऐसे ही है जिस तरह मुझे किसी ने बताया कि उन्होंने कहा जी कौम से, तो कौम से माफ़ी वो किस बात की मांगे? कौम के साथ तो उनने कोई बुरा नहीं किया। कौम ने तो उनको उनकी मोहब्बत में जेल में बैठे हुए उनके लोगों को लाखों करोड़ों की तादाद में वोट दे दिए। कौम से तो माफ़ी वो मांगे जिन्होंने कौम के वोट चोरी किए हैं। कौम से तो माफ़ी वो मांगे जिन्होंने फॉर्म 47 के ऊपर सीटें जो हैं वो चुरा ली हैं। कौम से माफ़ी वो मांगे जो मार पीट के इलेक्शन लड़के जो है वो अपनी हुकूमतें बना के बैठ जाते हैं सूबा मरकज़ में। इमरान खान के पास कोई ऐसा वो नहीं है कि जिस काम के लिए उसको कोई माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि वो माफ़ी मांगेंगे, और मैं समझता हूँ माफ़ी मांगनी भी नहीं चाहिए, इसलिए कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया नहीं है। सही। ये सियासी मुकदमे हैं, जिस तरह बाकी पार्टियों पे होते हैं, रिवायत रही है, ख़त्म हो जाएंगे। सही। बहुत बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा करवटें बदल रहा है, तब्दील हो रहा है, और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जिनके बारे में कहा जाता था कि सफ़ा फट गया है, ख़त्म हो गया है, मियाँ नवाज़ शरीफ इज़ नो मोर, उनके ऊपर से जैसे मुकदमात ख़त्म हुए, कब तारीख़ जो है वो एक मरतबा फिर हम देखेंगे कि एक और करवट लेगा ये सियासी मंजरनामा, हालात कब तब्दील होंगे। बहरहाल शेख वकास अकरम साहब के साथ जो गुफ्तगू का सिलसिला है, सिटिंग्स गाहे बगाहे कम अज़ कम महीने में एक दफ़ा, क्योंकि अब ये नॉमिनेट भी हो गए हैं चेयरमैन के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पार्टी की तरफ से। सही। तो उस वक्त फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, उस पर भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।